छात्रों, आज हम मांझी का पुल इस कविता को पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता के लेखक कवि है केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह एक ऐसे कवि है जो शहर के भी है और गांव के भी। इस तरह से यहाँ पर केदारनाथ सिंह का हम संक्षिप्त परिचय देखते हैं। केदारनाथ सिंह को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 7 जुलाई 1934 ईस्वी को बलिया जिले यानी उत्तर प्रदेश के चकिया गांव में हुआ था। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1956 ईस्वी में हिंदी में एमए किया था। फिर 64 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। कुछ वक्त उन्होंने गोरखपुर में हिंदी के प्राध्यापक का भी काम किया था। फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा केंद्र के बतौर आचार्य और अध्यक्ष भी काम किया। वे अज्ञे द्वारा संपादित तीसरा सप्तक के एक प्रमुख कवि रहे हैं। केदारनाथ सिंह की कविता में गांव और शहर का द्वंद्व साफ नजर आता है। केदारनाथ सिंह की काव्य संवेदना का दायरा गांव से शहर और शहर से गांव तक परिव्याप्त है। वे एक साथ गांव के भी कवि हैं और शहर के भी कवि हैं। दरअसल केदारनाथ पहले गांव से शहर आते हैं और फिर शहर से गांव। इस यात्रा के क्रम में गांव के चिन्ह शहर में और शहर के चिन्ह गांव में ले आते हैं। तो जब हम प्रस्तुत कविता देखेंगे तो हमें वही दिखाई देगा। केदारनाथ सिंह की कविताओं में जीवन की स्वीकृति है, यानी चाहे वह शहर हो चाहे वह गांव हो, वहाँ जो कुछ भी अनुभव वे लेते हैं उन्हें स्वीकार करते हैं। परंतु इस तरह की कविताओं को देखकर यह कविता आस्तिक हमें नहीं दिखाई देती। तो इस तरह से नास्तिक अर्थात यहाँ पर जो नकारात्मकता है उसको दिखाने की कोशिश की है। तो मांझी का पुल, यह मांझी यह गांव का नाम है और उस गांव का जो पुल है उस पुल का वर्णन यहाँ पर किया गया है। मैंने पहली बार, देखिए हम आप प्रस्तुत कविता देख लेते हैं पहले। मैंने पहली बार स्कूल से लौटते वक्त उसकी लाल लाल ऊंची मेहराबें देखी थी। यह सदियों के शुरू के दिन थे जब पूरब के आसमान में सरसों के झुंड की तरह डैने पसारे हुए धीरे धीरे उड़ता है मांझी का पुल। वह कब बना था कोई नहीं जानता। किसने बताया था मांझी का पुल? यह सवाल मेरी बस्ती के लोगों को अब भी परेशान करता है। तुम्हारे जन्म से पहले, कहती थी दादी, जब दिन में रात हुई थी। इससे भी पहले, कहता है गांव का बूढ़ा चौकीदार। क्या यह सच नहीं है कि एक सुबह इसी तरह किनारे के रेती पर पड़ा हुआ था मांझी का पुल। बंसी मल्लाह की आंखें पूछती है, लाल मोहर हल चलाता है और ऐन उसी वक्त जब उसे खैनी की ज़रूरत महसूस होती है, बैलों के सींगों के बीच से दिख जाता है मांझी का पुल। देखिए अगले पेज पर हम पढ़ रहे हैं। झपसी की भेड़े उसने बारहा देखा था। जब चरते चरते थक जाती है तो मुंह उठाकर उस तरफ देखने लगती है जिधर मांझी का पुल है। मांझी के पुल में कितने पाए हैं? 19 कहता है जगदीश। 20 रतन हज्जाम का ख्याल है। कई बार यह संख्या 23 या 24 तक चली जाती है। क्या दिन के पाए रात में कम हो जाते हैं? क्या सुबह सुबह बढ़ जाते हैं? मांझी के पुल के पाए, मांझी के पुल में कितनी ईंटें हैं? कितनी अरब बालू के कण? कितने खच्चर? कितने बैलगाड़ियाँ? कितनी आँखें? कितने हाथ चुन दिए गए हैं मांझी के पुल में? मेरी बस्ती के लोगों के पास कोई हिसाब नहीं है। सच्चाई यह है, मेरी बस्ती के लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि दोपहर की धूप में जब किसी के पास कोई काम नहीं होता तो पके हुए ज्वार के खेत की तरह लगता है मांझी का पुल। मगर पुल क्या होता है? आदमी को अपनी तरफ क्यों खींचता है पुल? ऐसा क्यों होता है कि रात की आखिरी गाड़ी, देखिए अगले पेज पर, जब मांझी के पुल की पटरियों पर चढ़ती है तो अपनी
गहरी नींद में भी मेरी बस्ती का हर आदमी हिलने लगता है। एक गहरी बेचैनी के बाद मैंने कई बार सोचा है, मांझी के पुल में कहाँ है मांझी, कहाँ है उसकी नाव। क्या तुम ठीक उसी जगह उंगली रख सकते हो जहाँ हर पुल पर बिछी रहती है एक नाव। मछलियाँ अपनी भाषा में क्या कहती है पुल को, सुंस और घड़ियाल क्या सोचते हैं, कछुओं को कैसा लगता है पुल जब वे दोपहर बाद की रेती पर अपनी पीठ फैलाकर उसकी मेहराबें सेकते हैं। मैं जानता हूँ मेरी बस्ती के लोगों के लिए यह बहुत बड़ा आश्वासन है कि वहाँ पूरब के आसमान में हर आदमी के बचपन से बहुत पहले ही चुपचाप टंगा है मांझी का पुल। मैं सोचता हूँ और सोचकर कांपने लगता हूँ। उन्हें कैसा लगेगा अगर एक दिन अचानक पता चले वहाँ नहीं है मांझी का पुल। मैं खुद से पूछता हूँ, कौन बड़ा है, वह जो नदी पर खड़ा है मांझी का पुल, या वह जो टंगा है हर आदमी के अंदर। इस तरह से यह कविता काफ़ी लंबी है, लेकिन यहाँ पर मांझी के पुल देखते हैं हम। जो अंतिम पंक्ति है उसमें काफ़ी अध्यात्म जैसी बात लग रही है, लेकिन अगर हम सीधे सीधे पढ़े मांझी का पुल तो यहाँ पर स्पष्ट है कि एक नदी होगी और काफ़ी गहराई या उसकी चौड़ाई अधिक होने के कारण वहाँ पर एक पुल बनाया गया है। और वह पुल के बारे में जो कवि है हमारे केदारनाथ सिंह किस तरह से अपनी राय रख रहे हैं, कुछ गाँव वालों के जो उसके बारे में जो जानकारी है, जो इतिहास है उस पुल के पीछे का, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसे हम देखते हैं। मैंने पहली बार स्कूल से लौटते हुए उसकी लाल लाल ऊंची मेहराबें देखी थी। यह सदियों के शुरू के दिन थे, सर्दियों के। तो इस तरह से यहाँ पर कवि जो है हमारे केदारनाथ सिंह, उन्होंने जब पहली बार मांझी के पुल को देखा था जब वे स्कूल से लौट रहे थे। तो आपको याद रखना है कि कवि ने पहली बार मांझी के पुल को कहाँ से लौटते हुए देखा था, तो स्कूल से लौटते हुए देखा था। तो उसकी लाल लाल ऊंची जो मेहराबें यानी जो खम्भे थे उनको उन्होंने देखा था। तो ये सर्दियों के दिन थे जब पूरब के आसमान में सारस, यह एक पंछी है जिसका नाम सारस होता है। तो उसके झुंड होते हैं और उनके जो पंख होते हैं वह काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। तो डैने पसारे हुए यानी पंख पसारे हुए धीरे धीरे उड़ता है मांझी का पुल। तो इस तरह से काफ़ी लंबा यहाँ पर यह जो मांझी का पुल है वह कवि बताना चाहते हैं, जैसे मानो सासों का झुंड हो। वह कब बना था कोई नहीं जानता। तो इसका यहाँ पर थोड़ा संक्षेप में इतिहास बताने की कोशिश की है। तो इस तरह से देखिए, वह कब बना था कोई नहीं जानता, किसने बनाया था मांझी का पुल, यह सवाल मेरे बस्ती के लोगों को अब भी परेशान करता है। तुम्हारे जन्म से पहले, कहती थी दादी, जब दिन में रात हुई थी, इससे पहले, कहता है गांव का बूढ़ा चौकीदार। तो इस तरह से यहाँ पर जो चौकीदार है वह कहता है कि एक दिन दिन रात हो गई थी, अर्थात आप कल्पना कर सकते कि यहाँ पर जिसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है, तो वह सूर्य ग्रहण जब हुआ था तब यह मांझी का पुल बना था। इस तरह की बात शायद उस साल, यानी सूर्य ग्रहण तो वैसे हर साल नहीं होता, तो एक विशिष्ट उसका समय होता है, उसका तय इस तरह का साल होता है। तो इस तरह से वह बताने की कोशिश कर रहा है उसके हिसाब से। और हमारे कवि की जो दादी है वह कहती है कि तुम्हारे जन्म से पहले वह हुआ था। तो इस तरह से सभी परेशान है क्योंकि उनको ठीक से पता नहीं है कि वह पुल कब बना था। क्या यह सच नहीं है कि एक सुबह इसी तरह किनारे की रेती पर पड़ा हुआ था मांझी का पुल। तो इस तरह से यहाँ पर जब ये बना होगा तो वह कैसे बना होगा इसकी कल्पना वह कर रहे हैं। देखिए, पड़ा हुआ था मांझी का पुल, बंसी मल्लाह की आंखें पूछती है, लाल मोहर हल चलाता है। तो लाल मोहर नाम का व्यक्ति है जो हल चलाता है खेत में।
और देखिए, और उसी वक्त जब उसे खेने की ज़रूरत महसूस होती है, बैलों के सींगों के बीच से दिख जाता है मांझी का पुल। तो इस तरह से यहाँ पर हम जानते हैं ना, जो कृषक होते हैं, जो किसान होते हैं, वे जब भी अपना काम करते हैं तो उन्हें, जिसे हम तंबाकू कहते हैं, उसे हिंदी में खैनी कहा जाता है। तो उसे खाने की उनकी एक तलब होती है। तो वह जब खाने लगता है तो मानो दोनों बैलों के बीच के जो सींगों के बीच यहाँ पर मांझी का पुल दिखाई देता है। तो ये एक उदाहरण यहाँ पर कवि देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, झपसी भेड़े उसने बारहा देखा था। तो इस तरह से 12 यानी अनेक गाँव उन्होंने देखे थे जब चरते चरते। झपसी, शायद यहाँ पर झपसी के भेड़े, तो झपसी नाम का कोई व्यक्ति है, तो उसने, या आप कल्पना कीजिए कि ऐसे झुंड में रहने वाले काफ़ी जो भेड़े होते, तो उन्होंने काफ़ी गाँव देखे होते, क्योंकि जैसे गर्मी हो या बरसात के पहले खाने के लिए कुछ नहीं होता तो वे घूमते रहते हैं अपने भेड़ों को चराने के लिए। तो ये जो लोग होते हैं, तो उन्होंने काफ़ी गांव देखे होते हैं, अलग अलग प्रदेश में घुमाते हैं। देखिए, जब चरते चरते थक जाती है तो वो उठाकर उस पर देखने लगती है जिधर मांझी का पुल हो। तो इस तरह से वह चर चर कर, अर्थात यहाँ पर खाने के लिए कुछ ना होकर वह चलते चलते थक जाती है, और जब थकती है तो ऊपर देखती है तो उसे मांझी का पुल दिखाई देता है। अभी यहाँ पर फिर एक प्रश्न है कवि को कि ये जो मांझी का पुल है, उसके जो पाए, अर्थात उसे बनाने के लिए, उसको आधार देने के लिए जो खंभे बनाए गए हैं, वह है कितने? तो यहाँ पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। तो जगदीश नाम का व्यक्ति है, वह कहता है 19 है। रतन हजारा जो है वह कहता है 20 है। और कई बार तो ये 23-24 अलग अलग लोग अलग अलग बातें बताते हैं। तो कवि को यह प्रश्न है कि ये दिन में कम होते हैं और रात में बढ़ जाते हैं, या सुबह बढ़ जाते हैं और रात में कम हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मांझी का ये जो पुल है और उसके जो खंभे हैं वह कितने हैं, वह शायद अनुत्तरित इस तरह का प्रश्न है। मांझी के पुल पर कितनी ईंटें हैं? अभी ये तो बिल्कुल सूक्ष्म इस तरह का वर्णन या कल्पना जो है वह कवि करते हैं कि पता नहीं इसको कितनी ईंटों से बनाया गया होगा, कितने अरबों बालू के कण इसमें लगे होंगे, कितने खच्चर, बैलगाड़ियाँ और कितनी आँखें, अर्थात कितने कारागिर यहाँ पर कारागिरों ने अपना योगदान दिया होगा, अपना पसीना बहाया होगा, श्रम किया होगा, तब जाकर ये मांझी का पुल बना है। कितने हाथ चुन दिए गए होंगे मांझी के पुल में। तो हम देखते हैं ना कि जिस तरह से ताजमहल का जिक्र आता है, ताजमहल का उदाहरण है कि ताजमहल जिन कारागिरों ने बनाया था उनके हाथों को काट दिया गया था। तो उसी तरह से यहाँ पर यही प्रश्न या यही एक तरह से हो सकता है कि ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि ये मांझी का पुल काफ़ी बड़ा था, तो जो और आकर्षक भी था और उपयोग भी था। तो इस तरह से यहाँ पर उसके जो कारागिर थे, शायद उनके भी तो हाथ नहीं काट दिए गए। इस तरह के सवाल यहाँ पर कवि के मन में आते हैं। मेरे बस्ती के लोगों के पास कोई हिसाब नहीं है। सच्चाई यह है कि मेरी बस्ती के लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि दोपहर की धूप में जब किसी के पास कोई काम नहीं होता तो पके हुए ज्वार के खेत की तरह लगता है पुल का, मांझी का पुल। तो इस तरह से यहाँ पर यह जो मांझी का पुल है, तो हो सकता है ये सभी हुआ होगा कि कारागिरों को मार दिया गया होगा, उनकी मौत हो गई होगी या उनके हाथ काट दिए गए होंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो बस्ती के लोग हैं वे शायद अभी इस बात को भूल गए हैं, और उनके लिए ये जो मांझी का पुल है वह केवल जिसे हम कहेंगे कि यहाँ पर जिससे देखिए किस तरह से कल्पना की गई है, कैसे देखिए पके हुए ज्वार के खेत की तरह लगता है। अब पका हुआ जो ज्वार है वह थोड़ा पीला और लाल कलर का दिखाई देगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर वह मांझी का पुल जो है वह एक उम्मीद लेकर, जिसे हम कहेंगे ना, पीला और लाल रंग जो होता है वो उम्मीद का प्रतीक होता है। तो इस तरह से वह एक उम्मीद लेकर आया है। मगर पुल क्या होता है, आदमी को अपनी तरफ क्यों खींचता है पुल? ऐसा क्यों होता है कि रात की आखिरी घड़ी, देखिए यहाँ पर फिर उदाहरण दिया गया है कि
सभी लोग इससे आकर्षित होते हैं। और जब भी इस पुल पर रेलगाड़ी चलती है और बीच में वह आ जाती है तो सभी जो यात्री होते हैं वे जानते हैं कि उनका गाँव अब आ गया है, उनकी बस्ती अब आ गई है, और सभी अपनी गहरी नींद में भी हिलने लगते हैं। या गांव के जो रहवासी है वह भी जानते हैं या पहचानते हैं कि शायद कभी कभी हमने देखा है कि जो रेलवे के आसपास के जो लोग होते हैं वे रेलगाड़ी के आने से जो समय का पता है शायद वह समझते हैं। और शायद यह रेलगाड़ी ऐसे समय पर आती होगी जो भोर जिसे हम कहते हैं, सुबह सुबह। तो तभी ये शायद आप कल्पना कीजिए कि जो गांव के लोग हैं वह जल्दी उठते हैं और अपने काम में, खेत में जो कामकाज है, अपने दैनंदिन काम को करने के लिए एक तरह से उठते हैं। तो इस तरह से मेरी बस्ती का हर आदमी हिलने लगता है। शायद सुबह का समय हो जो उनके लिए अलार्म का काम करता हो। एक गहरी बेचैनी के बाद मैंने कई बार सोचा है कि मांझी के पुल में कहाँ है मांझी। तो मांझी हमने पहले भी कहा था कि यहाँ पर हो सकता है कि ये गांव का नाम हो और उस गांव में कहाँ है उसकी नाव। नाव का मांझी का अर्थ यहाँ पर दूसरा भी ले सकते हैं। हमने तो मांझी नाम का गांव के नाम भी सुना है, और यहाँ पर दूसरा अर्थ हम इस तरह से ले सकते हैं कि मांझी यानी जो नदी में नाव चलाने वाला या बोट को चलाने वाला जो व्यक्ति होता है उसे भी मांझी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, कहाँ है मांझी, कहाँ है उसकी नाव, क्या तुम ठीक उसी जगह उंगली रख सकते हो जहाँ हर पुल में छिपी रहती है एक नाव। तो इस तरह से यहाँ पर कल्पना कीजिए ना कि नाव या मांझी जो होते हैं वह हमें क्या करते हैं, एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचा देते हैं। तो उसी तरह से ये जो मांझी का पुल है वो तो ये भी तो यही काम कर रहा है ना कि एक जगह से एक किनारे पर रुके हुए व्यक्ति दूसरे किनारे पर इस पुल के माध्यम से जा सकते हैं। तो इस तरह से तो यहाँ पर नाम है केवल मांझी का पुल, लेकिन ना तो मांझी है और ना ही उसकी नाव है। मछलियाँ अपनी भाषा में क्या कहती है पुल को, तो स्पष्ट है यहाँ पर जहाँ पर नदी होगी वहाँ पर ही पुल बनाए जाते हैं, क्योंकि नदी को पार करने के लिए कब तक नाव का सहारा लेंगे ना। और इस तरह से अगर जिसे हम कहेंगे कि जो वाहन है, दो पहिए हो या चार पहिए हो या रेल जैसे जिसमें अनेक पहिए हो, तो उन्हें चलाने के लिए नाव पुल की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से यहाँ पर कवि कल्पना कर रहे हैं कि इस पुल से ये जो नदी की मछलियाँ हैं वह कौन सी भाषा में बातें करती होगी, क्या करते होंगे, और सूस और घड़ियाल क्या सोचते होंगे। तो जो पानी में रहने वाले छोटे छोटे जीव जो होते हैं या कछुए, वह नदी से या उस पुल से क्या बातें करते होंगे, जो हर दोपहर में नदी के रेत पर आकर अपनी पीठ सहलाते हैं या पीठ को धूप में वह तपाते हैं, उसकी मेहराबें सेकते हैं। तो यानी किनारे, इस तरह से मैं जानता हूँ मेरे बस्ती के लोगों के लिए यह कितना बड़ा आश्वासन है कि वहाँ पूरब के आसमान में हर आदमी के बचपन से बहुत पहले चुपचाप टंगा है मांझी का पुल। तो इस तरह से पूरब दिशा में ये मांझी का पुल है, इस तरह से कभी कहना चाहते हैं। और हर लोग एक तरह से अब जानते हैं ना कि अगर पुल न होता, अभी तो आप सभी सुविधाओं से लेस है, लेकिन अगर हम पुराने ज़माने की बात करेंगे तो वहाँ पर इस तरह से अनेक नदियाँ थी। आज भी आप शायद इस तरह के दुर्गम भागों में देखते होंगे, क्योंकि या समाचार में देखते होंगे कि किस तरह से कुछ दुर्गम भाग आज भी ऐसे हैं कि जहाँ नदी हो, पहाड़ी हो, तो इस पर जो रहने वाले जो लोग होते हैं उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर पुल नहीं होते, पक्के रास्ते नहीं होते। तो पुल न होने के कारण यहाँ पर उन लोगों को काफ़ी सारी चाहे वह बीमार हो या जिसे हम कहेंगे कि जो जिसे हम क्या कहेंगे कि प्रेग्नेंट औरतें हो, उन्हें अगर दवाखाने में जाने की बात अगर हो तो काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वह हमने देखा है। तो इसीलिए ये जो गांव के लोग हैं वह आश्वस्त है कि ये पुल होने के कारण यहाँ पर उनकी सभी ज़रूरतें पूरी हो रही है। और सभी आदमी जानते हैं कि उनके बचपन के पहले ही यह मांझी का पुल देखिए बहुत ही आवश्यक था इस गांव के लिए। तो ये मांझी का पुल बना हुआ था। देखिए, मैं सोचता हूँ और सोचकर कांपने लगता हूँ, उन्हें कैसा लगेगा अगर एक दिन अचानक पता चले वहाँ नहीं है मांझी का पुल।
तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जो इस तरह की आवश्यकता है, जो सड़क है या परिवहन के जो साधन है और उसके लिए जो मार्ग है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर ये मांझी का पुल नहीं रहेगा तो किस तरह से वहाँ पर उन लोगों की क्या दशा होगी। इसके कारण यहाँ पर लोग जो हमारे कवि है केदारनाथ सिंह वह काँपने लगते हैं। तो हम भी इसी तरह से हमने आपको बताया ना कि समाचार पत्रों में हम देखते हैं कि किस तरह की समस्याओं का सामना नागरिकों को करना पड़ता है। मैं खुद से इस तरह से हमने देखा कि मांझी का पुल किस तरह से होना चाहिए ताकि वह हमें एक दूसरे से जोड़ने के लिए एक मजबूत इस तरह की नींव बने, आधार बने, मार्ग बने। धन्यवाद।